हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। इससे पहले हम हिंदी आलोचना की प्रथम इकाई का हाफ पार्ट रीड कर चुके हैं और आज हम बाकी का उसका हाफ पार्ट रीड करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार हिंदी आलोचना में आलोचना की क्या विशेषता है और आखिरकार आज के टाइम पे आलोचना को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु युग की परिचयात्मक व्यवहारिक पद्धति का विकास द्वितीय युग में हुआ। सरस्वती पत्रिका ने आलोचना को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समालोचक इंद्र माधुरी नागरी प्रचारिणी पत्रिका में आलोचना से संबंधित लेख निरंतर प्रकाशित होते रहे। ब्रज भाषा के महत्वपूर्ण कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अंग्रेजी आलोचक पोप का समालोचन दर्शन शीर्षक से अनुवाद प्रस्तुत किया। इस समय नई आलोचना प्रणाली व नई चेतना विकसित हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास की निरंकुशता और विक्रमादित्य चरित्र नैषधि चर्चा नामक व्यावसायिक आलोचनात्मक लेख लिखे। उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी और उर्दू की आलोचनात्मक पद्धतियों का संश्लेषण किया। हिंदी आलोचना ने हमेशा दूसरों से ग्रहण किया है। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में किसी पुस्तक का प्रबंध में क्या लिखा गया है, किस प्रकार लिखा गया है, विशेष उपयोगी है या नहीं, उससे किसी का मनोरंजन हो सकता है या नहीं, उससे किसी को लाभ पहुंच सकता है या नहीं, कोई नई बात लिखी है या नहीं, यही विचारणीय है। द्विवेदी जी ने देश काल के अनुसार तर्क संगत एवं स्पष्ट आलोचनात्मक दृष्टि को जन्म दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी आलोचना को एक मोहल्ले की बात को दूसरे मोहल्ले तक पहुंचाने वाला कहा है, परंतु शुक्ल जी की आलोचनात्मक दृष्टि द्विवेदी जी से प्रभावित नजर आती है। आचार्य शुक्ल ने जिस व्याख्यात्मक आलोचना की पद्धति विकसित की, उसके बीच द्विवेदी जी की आलोचना में निहित है। द्वितीय युग में शोधपरक आलोचना का भी विकास हुआ। श्याम सुंदर दास ने शोधपरक आलोचना पर बल दिया। उन्होंने अज्ञात, लुप्त, अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण और प्राप्त तथ्यों की नई व्याख्या को मिलाकर अनुसंधान परक आलोचना को सामने लाया। रत्नाकर, द्विवेदी, राधाकृष्ण दास ने अनुसंधान परक आलोचना को नया स्वरूप प्रदान किया। इस समय के आलोचकों ने भारतीय समीक्षा एवं पाश्चात्य आलोचना को मिलाकर एक स्वतंत्र हिंदी आलोचना को विकसित किया। कवि का परिचय, कृत्य की खोज, देश काल के अनुसार उसका मूल्यांकन इस आलोचना प्रणाली के मूल में निहित है। द्वितीय युग ने हिंदी आलोचना को व्यापक आधार प्रदान कर साहित्य सृजन, कर्म व मूल्यांकन के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। तीसरा है शुक्ल युगीन आलोचना। इसमें है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के मूल में है। शुक्ल जी के कारण ही हिंदी आलोचना एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित हुई। उन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना का मिश्रण कर एक नई आलोचना पद्धति विकसित की। यह पद्धति व्याख्यात्मक थी। आलोचना के क्षेत्र में जिसे शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, वे कविता के क्षेत्र में छायावाद और कथा साहित्य में प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने खंडन मंडन की शास्त्र प्रणाली के स्थान पर संतुलित आलोचना प्रणाली विकसित की। यह प्रणाली स्पष्ट एवं पारदर्शी है। अपने परवर्ती आलोचकों से कुछ ग्रहण करके एक अलग मार्ग बनाया। उन्होंने रचनाकार की मानसिकता, आदतों और स्वभाव का उसके समय और समाज के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया। यह प्रवृत्ति रचना के भीतर के सत्य को बाहर लाती है, रचनाकार के सत्य को उजागर करती है। रचना में सामान्य गुण दोषों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ आलोचना की। आचार्य शुक्ल जी की दृष्टि सूक्ष्म थी। उनका ज्ञान व अध्ययन क्षेत्र व्यापक था। उन्होंने सहृदयात्मक एवं बौद्धिक स्तर पर प्रखर मेधा का परिचय दिया। उन्होंने सूर, तुलसी, जायसी जैसे रचनाकारों के महत्व को स्थापित किया। उन्हें नीतिवादी, रसवादी और मर्यादावादी भी कहा जाता है। शुक्ल जी के मूलतः लोक को केंद्र में रखते हैं। वे लोकवादी हैं। काव्य में रहस्य व साधारणीकरण, लोक मंगल की सिद्धावक्ता व साधनावस्था कविता क्या है, रसात्मक शोध के विविध रूप को उत्कृष्ट निबंधों में प्रस्तुत किया है। उनकी काव्य शास्त्रीय पकड़ और मौलिकता अद्भुत है। शास्त्रीय आलोचना को शुक्ल जी ने रस मीमांसा और चिंतामणि में उच्च शिखर पर पहुंचाया। भारतीय पाश्चात्य ज्ञान का संगम उनके यहाँ दिखाई पड़ता है। सौंदर्य शास्त्र का विशद ज्ञान उन्हें था। इसके साथ लोक संतृप्ति भी अद्भुत है। वे व्यवहारिक आलोचक हैं। उन्होंने व्यास शैली, समाज शैली, आगमन शैली, निगमन शैली के द्वारा अपनी आलोचना की धारा को तीव्र कर दिया। आलोचना रचनात्मक मूल्यांकन का पर्याय बन गया है। उनकी आलोचना को लोक धर्म, लोक आज़ादी, लोक मंगल जैसे शास्त्र गूंजते हैं। शुक्ल जी लोक के वशीभूत होकर संपूर्ण रचना कर्म को देखते हैं। उनमें लोक मंगल की कामना निहित होती है। शुक्ल जी के समय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
कृष्ण शंकर शुक्ल, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, बाबू गुलाब राय जैसे आलोचकों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी के वग्वीभूत तथा हिंदी साहित्य का अतीत लिखा। उन्होंने बिहारी, केशव घनानंद, भूषण, रस खान जैसे कवियों की समीक्षा की है। उन्होंने सैद्धांतिक व शोधपरक आलोचना पद्धति को अपनाया। बाबू गुलाब राय ने नवरस काव्य के रूप, सिद्धांत और अध्ययन में शुक्ल जी की शैली को ही विकसित किया। कृष्ण शंकर शुक्ल ने केसर की काव्य कला लिखा। इसमें आलोचना का एक विशेष रूप देखने को मिलता है। शुक्ल जी की तुलना में उस प्रकार की विशदता नहीं है। इसके बाद के कई आलोचकों ने इसी मार्ग का अनुसरण किया है। शुक्लोत्तर आलोचना। आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी आलोचना का विस्तार हुआ। उनकी आलोचनात्मक दृष्टि में भक्ति काल प्रमुख रहा है। उनके यहाँ परंपरा का अनुमोदन, लोक मंगल की भावना, मर्यादावादी मूल्य और रस स्वाद की भावना मुख्य है। छायावाद की तीखी आलोचना शुक्ल जी ने किया, क्योंकि छायावाद में व्यक्ति चेतना की प्रधानता थी। छायावाद में शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र जैसे आलोचक सामने आए। छायावादी रचनाकारों ने शुक्ल जी की इस मान्यता की छायावादी केवल कविता कहने का ढंग का खंडन किया। पंत और महादेवी जी ने कहा कि यह उस समय की मनुष्य की मानसिकता और बाहरी संघर्षों की अभिव्यक्ति है। जयशंकर प्रसाद ने भारतीय परंपरा का अनुरूप माना है। आचार्य शुक्ल के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक हिंदी आलोचना की अनेक पद्धतियाँ और प्रवृत्तियाँ विकसित हुई है। इस समय स्वच्छंदतावादी, प्रभाववादी, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, शोधपरक और मार्क्सवादी आलोचना प्रणालियाँ विकसित हुई है। स्वच्छंदतावादी आलोचना। स्वच्छंदतावादी आलोचना में छायावाद काव्य को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छायावादी कवियों ने अपनी कविता के समर्थन में स्वयं मूल्यांकन किया। उन्होंने नवीन दिशा निर्देशों के माध्यम से आलोचना के नए आयाम दिए। काव्य के भीतर उसके महत्व को ही प्रतिपादित किया। किसी बाहरी वस्तु में उसका महत्व नहीं है। काव्य और साहित्य की सत्ता स्वतंत्र है, उसकी प्रक्रिया स्वतंत्र है, उसकी परीक्षा के साधन स्वतंत्र है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी आलोचना में इस शब्द को प्रस्तावित किया है। उन्होंने छायावादी कविता के सौंदर्य को नए सौंदर्य शास्त्र का आधार पर विश्लेषित किया है। उनके अनुसार किसी रचना की आलोचना बिंदु उसी में निहित रहती है। बाहरी नियमों से उसका मूल्यांकन करना संभव नहीं है। उन्होंने नई सूक्ष्म सोच के आधार पर छायावाद का मूल्यांकन किया है। छायावादी राष्ट्रीय चेतना, प्रेम और सौंदर्य, स्त्री स्वतंत्रता तथा आधुनिक मनुष्यता के आध्यात्म जैसे बारीकी धागों से बुनी गई कविता है, इसलिए इसका मूल्यांकन नए शास्त्र से ही संभव है। स्वच्छंदतावादी आलोचना पद्धति में छायावादी रचनाकारों को वैचारिक समर्थन दिया गया है। इस प्रकार नवीन आलोचकीय दृष्टि विकसित की गई। इस आलोचना प्रणाली काव्य सौष्ठव को महत्व देती है, इसलिए इसे स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी आलोचना भी कहा जाता है। नया साहित्य, नए प्रश्न, आधुनिक प्रश्न, कवि निराला, जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जैसे आलोचना ग्रंथों के माध्यम से आचार्य वाजपेयी ने स्वच्छंदतावादी आलोचना को स्थापित किया है। आचार्य वाजपेयी से प्रेरणा प्राप्त कर डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी आलोचना को आगे बढ़ाया। उन्होंने छायावादी कविता में मुख्य स्वच्छंदतावादी तत्व आत्म अभिव्यक्ति को माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध कहा है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियाँ और सुमित्रानंदन पंत जैसे ग्रंथ की रचना इसी दृष्टि से की गई है। उन्होंने भक्ति आंदोलन के बाद छायावाद को एक बड़ा काव्य आंदोलन माना है। प्रभाववादी आलोचना। स्वच्छंदतावादी आलोचना के बाहर प्रभाववादी आलोचना का सूत्रपात हुआ है। रचना को पढ़कर आलोचक अपने मन पर पड़ने वाले प्रभाव को संवेदनशील शैली में पाठकों तक पहुंचाते हैं। यह आलोचना की रचनात्मक शैली है। प्रभाववादी आलोचक एक प्रकार से पुनर्रचन करता है। रचना का मूल्य कई बार काव्य से बाहर चला जाता है। यही कारण है कि आचार्य शुक्ल ने इसे अच्छी आलोचना नहीं माना। इस समय कई कवियों ने भी प्रभाववादी आलोचना की है। इन कवियों में मंगलेश डबराल, उदय प्रकाश तथा राजेश जोशी प्रमुख हैं। प्रभाववादी आलोचना के सूत्र पदम सिंह शर्मा के बिहारी की आलोचना में मिलते हैं। उन्होंने प्राचीन कवियों को व उनकी रचनाओं को सराहा है, शास्त्रीय नियमों को अस्वीकार किया है। सुमित्रानंदन पंत पर बड़े ही रुचिपूर्वक लिखा है। डॉक्टर नागेंद्र ने भी पंत और छायावाद पर अपने विचार रखे हैं। इस प्रकार इस समय पाठ की आलोचना का सूत्रपात किया गया था। फिर इसके बाद आती है मनोविश्लेषणवादी आलोचना। महाआलोचना सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अनुसार साहित्य समेत लगभग सभी कलाओं में मनुष्य की उन इच्छाओं की अभिव्यक्ति रहती है जिससे वे परिस्थितियों के दबाव के कारण दबा रहता है।
परिस्थितियों के दबाव के कारण दलित अतृप्त इच्छाएं उदात्त रूप में रचनाओं में अभिव्यक्त होती हैं। मनुष्य जीवन में कला वासना का महत्व होता है। समय पाकर मनुष्य अपने हीनता और अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति साहित्य में करता है। कला व्यापार में भी ऐसा ही है। मानवीय इच्छाएं जो निजी है, साहित्य में व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना का समावेश होता है। किसी भी रचना के पीछे यह तर्क काम करता है। मनोविश्लेषणवादी आलोचना सामाजिक नैतिकता के स्थान पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं को महत्व देती है। मनुष्य जीवन में जो हम देखते हैं, समाज में जिससे हमारा वास्ता होता है, साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति होती है। मनोविश्लेषणवादी आलोचक चरित्र पर विशेष बल देते हैं। इसके यथार्थ का उद्घाटन ही मुख्य होता है। जो पात्र अनैतिक कार्यों में लिप्त होते हैं, उनके यथार्थ चित्रण किया जाता है। इलाचंद जोशी की कथा साहित्य और उनकी आलोचना कर्म को इसी धारा के अंतर्गत रखा जा सकता है। विश्लेषण, विवेचन, देखा परखा जैसी पुस्तकों में अंतः चेतनवादी व्यवहारिक आलोचना की है। महादेवी जी के आलोचनात्मक साहित्य, छायावादी तथा प्रगतिपंथी कवियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, शरद चंद्र की प्रतिभा, कामायनी, भारतीय साहित्य में प्रगतिशीलता जैसे इलाचंद जोशी के महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें सूक्ष्म मनोविश्लेषण पद्धति का सहारा लिया गया है। डॉक्टर देवराज ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया है। साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन मनोविश्लेषणवादी शैली में रचा गया है। डॉक्टर नगेल का रस सिद्धांत मनोविश्लेषण शैली में रचित आलोचना है। ऐतिहासिक आलोचना। ऐतिहासिक आलोचना के मुख्य आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों में इस आलोचना प्रणाली का उपयोग किया है। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ में द्विवेदी ने संस्कृत, सामाजिक और जातीय परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक आलोचना का प्रयोग किया है। इस आलोचना प्रणाली में पाठक से ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा के ज्ञान की मांग है। द्विवेदी जी ने कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन बोध साधना का स्वरूप, कालिदास की लालित्य योजना, भारत की प्राचीन कला विलोद जैसे ग्रंथों में ऐतिहासिक सांस्कृतिक आलोचना को प्रस्तुत किया है। भाषा और साहित्य के भविष्य का फैसला वर्तमान से निकालता है। साहित्य में वर्तमान पे बल दिया जाता है। अतीत की प्रामाणिकता समझ तथा भविष्य की संभावनाओं का पूर्व अनुमान भी महत्वपूर्ण है। आचार्य द्विवेदी के साथ ही आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, विश्वनाथ मिश्र जैसे आलोचक ने इस आलोचना प्रणाली को आगे बढ़ाया। परशुराम चतुर्वेदी की भाषा, भारत की संत परंपरा, आचार्य मिश्र की भूषण ग्रंथावली में यह आलोचना प्रणाली विद्यमान है। यह आलोचना प्रणाली काफी विकसित हुई है। शास्त्रीय आलोचना। काव्य शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर हिंदी में आलोचना होती रही है। द्विवेदी युग में सैद्धांतिक व शास्त्रीय आलोचना होती रही है। भारत और पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर आलोचना होती रही है। दंडी, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट के साथ अरस्तु, रजाइनस, हॉरेस आदि को भी शास्त्रीय आलोचना की दृष्टि से देखा गया है। भगीरथ मिश्र का काव्य शास्त्र, राम कुमार वर्मा का साहित्य शास्त्र, आचार्य नंदलाल वाजपेयी का नया साहित्य, नए प्रश्न शास्त्रीय आलोचना में ऐसे ग्रंथ हैं जिनका आधार पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। केसरी नारायण शुक्ल ने पाश्चात्य काव्य शास्त्र तथा रविंद्र सहाय वर्मा थे पाश्चात्य साहित्य आलोचना जैसे ग्रंथ लिखे हैं। इस आलोचना प्रवृत्ति का उत्कृष्ट रूप आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी के यहाँ देखने को मिलता है। शोध एवं अन्वेषण परक आलोचना। यह आलोचना प्रणाली शोध ग्रंथों के माध्यम से सामने आई है। आचार्य द्विवेदी ने अपने आलोचना ग्रंथों में इसका प्रयोग किया है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के निर्गुण संबंधी कार्य इस आलोचना शैली का उत्कृष्ट रूप है। विजेंद्र स्नातक, उदय भानु सिंह जैसे आलोचक भी इसी श्रेणी में आते हैं। रमाशंकर शुक्ल, रसाल, माता प्रसाद गुप्त, देवी प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने भी इस शैली को आगे बढ़ाया है। प्रगतिशील मार्क्सवादी आलोचना। सन 1936 के बाद मार्क्सवादी विचारधारा की आहट सुनाई देती है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ। प्रेमचंद ने अध्यक्षीय भाषण दिया। इस समय के आलोचकों ने भौतिक जगत को एकमात्र सत्य माना और विकास के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर बल दिया। मार्क्सवादी विचारधारा व्यक्ति के स्थान पर समाज को अधिक महत्व देती है। मनुष्य की सोच समाज द्वारा विकसित होती है। मनुष्य का संबंध वर्ग विशेष से होता है। वह वर्गगत परिस्थितियों के अनुसार ही अपना जीवन चलाता है। उसका सृजन भी उसी के आलोक में होता है। मनुष्य का सृजन उसके विवेक का परिणाम है। मार्क्सवादी दर्शन शोषक और शोषित को ध्यान में रखता है। शोषक वर्ग पूंजी पर अधिकार रखता है। पूंजीपति वर्ग का संसाधनों पर आधिपत्य होता है। शोषक वर्ग मजदूरी करता है। मजदूर वर्ग को मार्क्सवाद सर्वहारा की संज्ञा से संबोधित करता है।
मार्क्सवाद सर्वहारा के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करता है, शोषित वर्ग के हकों की प्राप्ति के लिए संघर्ष पर बल देता है। मार्क्सवाद आलोचना ने रचना और आलोचना का विश्वव्यापी स्तर पर प्रभावित किया है। जो आलोचना इस प्रणाली के आधार पर की जाती है उसे प्रगतिशाली मार्क्सवादी आलोचना कहा जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व इस आलोचना का स्वरूप दिखाई पड़ता है। प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे आलोचकों को मार्क्सवादी आलोचक माना जाता है। प्रकाश चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनवादी परंपरा, शिवदान सिंह चौहान ने नए साहित्य के परख, प्रगतिवाद, साहित्य की समस्याएं, साहित्य अनुशीलन और आलोचना के मान तथा रामविलास शर्मा ने प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य जैसे ग्रंथों के द्वारा प्रगतिशील आलोचना को प्रस्तुत किया है। डॉक्टर शर्मा ने शुक्ल की लोक मंगलकारी विचारों का प्रगतिशील संदर्भ प्रदान किए हैं। सामाजिक संदर्भों ने लेखन और रचना की भूमिका को रेखांकित किया है। डॉक्टर शर्मा ने सरस बनाकर इस आलोचना पद्धति को समृद्ध किया है। स्वतंत्रता के द्वारा हिंदी आलोचना। स्वतंत्रता के बाद हिंदी साहित्य की दिशा बदली। रचनात्मक स्तर पर विषय वैविध्य देखने को मिलते हैं। अनेक शैलियों और धाराओं में साहित्य सृजन प्रारंभ होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद, आलोचक रामचंद्र शुक्ल, निराला की प्रगतिशील समीक्षाएं की हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा का प्रेमचंद और उनका युग, आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना तथा निराला की साहित्य साधना जैसे ग्रंथों में मार्क्सवादी समीक्षा की है। मार्क्सवादी आलोचना ने तार्किक एवं वैज्ञानिक मूल्यांकनों को समृद्ध किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के बाद प्रगतिशील आलोचना को आगे बढ़ाने में मुक्ति बोध, रांगे राघव, नामवर सिंह, शिव कुमार मिश्र जैसे लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुक्ति बोध ने कामायनी एक पुनर्विचार, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध जैसे आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की है। कामायनी पर की गई उनकी आलोचना श्रेष्ठ है। डॉक्टर नामवर सिंह ने प्रगतिशील मार्क्सवादी आलोचना को नया आयाम दिया है। कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद नामक आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। डॉक्टर सिंह ने खंडन मंडन वाली आलोचना शैली विकसित की है। छायावाद नामक किताब उनका श्रेष्ठ ग्रंथ है। दूसरी परंपरा की खोज में पूर्ववर्ती आचार्य से वाद विवाद संवाद स्थापित किया। उन्होंने अपने मत को रचनात्मकता के साथ जोड़ा है। वे आलोचना को और रचना को समय सापेक्ष मानते हैं, आलोचना को नए सरोकारों से युक्त मानते हैं। उनकी आलोचना प्रणाली काफ़ी प्रमुख है। इनके अलावा विजय देव नारायण शाही, रमेश चंद्र शाह, राजेंद्र यादव, रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नित्यानंद तिवारी, डॉक्टर निर्मला जैन ने आलोचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर इसके बाद आती है नई आलोचना। नई आलोचना की शुरुआत 1960 के बाद से माना जाता है। अमेरिकी आलोचक जॉन क्रो रैनसम ने द न्यू क्रिटिसिज्म के माध्यम से नई आलोचना को आगे बढ़ाया। हिंदी में इस आलोचना का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस आलोचना में लेखक के जीवनगत परिवेश की अनदेखी की जाती है। केवल भाषा के आधार पर भाषिक संरचना को ध्यान में रखते हुए नया आलोचक आलोचना कर्म करता है। रचना में तनाव, विडंबना, विसंगति इत्यादि की खोज करता है। इसके आधार पर रचना का विश्लेषण किया जाता है। शास्त्रवादी रचना सिद्धांत और मनोविश्लेषणवादी आलोचना पद्धति को नई आलोचना उपयोगी नहीं मानता। भाषा शिल्प का महत्व रचना में अनिवार्य मानते हैं। इस आलोचना पद्धति को लेकर कई समीक्षकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। नेमीचंद जैन, देवी शंकर अवस्थी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रघुवीर, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह आदि आलोचकों ने नई आलोचना की प्रस्तुति की है। इनके अतिरिक्त अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, नलिन विलोचन शर्मा, धर्मवीर भारती, डॉक्टर जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा जैसे कवियों ने नई आलोचना को महत्व दिया है। फिर इसके पश्चात आता है भाषा शास्त्रीय शैली वैज्ञानिक आलोचना। नई आलोचना ने आलोचना की दिशा व दशा बदल दी है। भाषा शास्त्रीय शैली वैज्ञानिक आलोचना की एक नवीन प्रणाली है। इसके द्वारा भाषा, शब्द, पद, वाक्य आदि का मूल्यांकन किया जाता है। रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने इस शैली को विकसित किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर महेंद्र विद्यानिवास मिश्र इस शैली के आलोचक है। विद्यानिवास मिश्र की शैली विज्ञान की सहवर्ती शाखा रीति विकास के आधार पर नए सौंदर्य शास्त्र को निर्मित करने का प्रयास किया है। इसके पश्चात आता है संरचनावादी आलोचना। संरचनावादी आलोचना पाठक केंद्रित है।
ये भाषा विकास पर आधारित है। कविता की भाषिक पक्ष की आलोचना की जाती है। इसके मुख्य प्रस्तावित सस्यूर है। इस सिद्धांत को रॉयला बर्थ ने स्थापित किया है। इन्होंने रचना को एक संश्लिष्ट संरचना माना है। इसमें ध्वनि बिंब प्रतीक पर बल दिया जाता है। यह रूपवादी आलोचना है। डॉक्टर सुधीर पचौरी ने इस आलोचना में महत्वपूर्ण कार्य किया है। वर्तमान समय में अशोक वाजपेयी, परमानंद श्रीवास्तव, रामचंद्र शाह, विष्णु खरे जैसे रचनाकार नए आलोचना प्रणाली की वकालत कर रहे हैं। इस आलोचना का मूल स्रोत स्वच्छंदतावादी और प्रभाववादी आलोचना में मिलता है। वर्तमान समय की पत्र पत्रिकाओं पर इस आलोचना शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। समाजशास्त्रीय आलोचना विभिन्न समय में समाजशास्त्रीय आलोचना प्रणाली विकसित हुई है। डॉक्टर नगेंद्र का साहित्य का समाजशास्त्र, डॉक्टर बच्चन सिंह का साहित्य का समाज शास्त्रीय अध्ययन, निर्मला जैन द्वारा संपादित साहित्य का समाजशास्त्रीय चिंतन महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। डॉक्टर मैनेजर पांडे प्रमुख समाज शास्त्रीय आलोचक के रूप में सामने आए हैं। फिर इसके पश्चात आती है समकालीन आलोचना। समकालीन के समय में आलोचना के कई रूप दिखाई दे रहे हैं। आज की आलोचना में अनेक हस्तियाँ, प्रणालियाँ और प्रकृतियाँ एक साथ दिखाई दे रही हैं। पुस्तक समीक्षिकाओं में रूपवादी आलोचना हावी है। प्रकाशित पुस्तकों में मार्क्सवादी आलोचना प्रचलित है। डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह की प्रेरणा से कई प्रगतिशील आलोचक सामने आए हैं। शिव कुमार मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, धनंजय वर्मा, निर्मला जैन, कर्ण सिंह चौहान, शंभुनाथ सिंह, नंद किशोर नवल, खगेंद्र ठाकुर, मधुरेश आदि महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील आलोचना के साथ जनवादी आलोचना को आगे बढ़ाने वालों में कमला प्रसाद, मैनेजर पांडे, शिव कुमार मिश्र प्रमुख है। नई पुरानी पीढ़ी के प्रमुख आलोचक में परमानंद श्रीवास्तव, गोपाल राय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, गोपेश्वर सिंह, सुधीर पचौरी, अरविंद दक्षाण प्रमुख है। हिंदी आलोचना रचना की परख और पड़ताल की सृजनात्मक रूप देने में समर्थ है। वर्तमान समय में चुनौती से भरे सृजनात्मक आलोचक अपनी विश्वसनीयता को प्रमाणित कर रहे हैं। साहित्य का मूल्यांकन समसामयिक परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। यह निरंतर विकासशील प्रक्रिया है। हिंदी आलोचना अपने नए सरोकारों को पूरा करने से सामर्थ्य होगा। इसके साथ ही हमारे हिंदी आलोचना की प्रथम इकाई संपूर्ण होती है।